ये है पॉकेट एफएम और आप सुन रहे हैं योगेश माली द्वारा लिखित टाइम मशीन, जिसे आवाज दी है नील कमल ने। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहेली को पढ़कर मुझे ये अंदाजा तो हो गया कि अष्टभुजाधारी एक मकड़ी है जिसके जाल में एक विष कन्या फंसी हुई है। पर मुझे बचाना किसे है, मकड़ी को या फिर उस जाल को? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उस पहेली के पीछे बने रास्ते पर कदम बढ़ाए। रास्ता तो बड़ी ही रोशनी से जगमगाता हुआ था, पर मेरा मन उलझा हुआ था। क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा था। चलते चलते मैं एक झील के किनारे पहुंचा, जहां पर सुंदर झील का चमकता हुआ नीर मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। झील के चारों ओर पेड़ लगे हुए थे। पेड़ों पर बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे हुए थे। वैसे भी मुझे मकड़ी से डर लगता है। मैं झील के थोड़ा नजदीक गया। मैंने देखा पेड़ों पर बहुत बड़े बड़े जाल हैं। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बड़ी मकड़ी होगी, पर एक नहीं बल्कि बहुत सी होंगी, पर कोई मकड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने गौर से देखा तो हर जाल में कोई ना कोई फंसा हुआ था। मैंने देखा कि मेरे पिताजी भी एक जाल में फंसे हुए हैं। मैं जैसे ही उनकी तरफ दौड़ा तो उन्होंने मुझे देखा और कहा, बेटा यहाँ मत आ, तू भी फंस जाएगा। मैंने कहा, आप यहाँ पर कैसे फंस गए? पिताजी ने कहा, बड़ी देर से फंसा हुआ हूँ यहाँ। कई लोग यहाँ आए और इसी तरह फंसते चले गए। मैंने कहा, पिताजी आपने ये गेम क्यों खेला? आप यहाँ फंसे हुए हैं और आपका शरीर अस्पताल में कोमा में पड़ा है। पिताजी ने कहा, अरे इस गेम में होने वाली घटनाएं सब असली लग रही थी। यहाँ से कैसे निकलूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पर तू यहाँ क्यों आया? मैंने कहा, आपको छुड़ाने आया हूँ। पिताजी ने कहा, फिर खड़ा क्यों है? जल्दी से निकाल मुझे यहाँ से। मैंने कहा, आप ऐसे नहीं निकल पाएंगे। मुझे इस गेम का पूरा खेल खत्म करना होगा, तब आप निकल पाएंगे। मैंने कहा, ये बताइए विष कन्या को बचाना है या मकड़ी को? पिताजी ने कहा, यही तो पहेली का सबसे बड़ा जाल है, जिसकी वजह से मैं और बाकी लोग फंसे हुए हैं। अगर विष कन्या को बाहर निकाला तो वो तुम्हें मारकर झील में फेंक देगी, और अगर मकड़ी को बचाया तो वो तुम्हें भी जाल में फंसा देगी। सबसे पहले तुम अपने आप को बचाओ। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ यहाँ बहुत सी मकड़ी है या सिर्फ एक? पिताजी ने कहा, सिर्फ एक मकड़ी है, पर विष कन्या को छूते ही तुम्हारे अंदर विष फैल जाएगा और मकड़ी ने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें बंदी बना लेगी। मैंने कहा, ठीक है, आप उसकी चिंता मत करो। ये बताओ कि विष कन्या और वो मकड़ी मुझे मिलेगी कहाँ? पिताजी ने कहा, सामने के पेड़ से आगे जाओ, वहां दाहिने ओर बरगद का विशाल पेड़ है। उस पर एक जाल है जिसमें वो सुंदर विष कन्या फंसी हुई है। वो मकड़ी से डरती है और मकड़ी उससे डरती है। मैंने कहा, ठीक है। ये कहकर मैं उस तरफ चल पड़ा। मुझे दोनों की कमजोरी का पता चल चुका था। मैंने दूर से देखा तो एक सुंदर सी लड़की एक जाल में फंसी हुई थी। मैंने आसपास देखा पर कोई दिखा नहीं। मैंने एक चूहे का रूप धरा, धीरे धीरे उस पेड़ के नीचे पहुंचा। मैंने देखा कि जाल बहुत ही मजबूत था, पर चूहे के दांतों से क्या बचेगा। मैंने धीरे धीरे जाल को कुतरना शुरू कर दिया। विषकन्या ने जब एक चूहे को जाल कुतरते हुए देखा तो बड़ी खुश हुई। मैंने धीरे धीरे जाल को काट कर उस विषकन्या को जाल से मुक्त किया, पर एक बार भी उसने मुझे छुआ नहीं। जाल के कटते ही विषकन्या पेड़ से नीचे गिर पड़ी। मैंने तुरंत ही अपना रूप एक मकड़ी में बदल लिया। विषकन्या ने जैसे ही मुझे देखा तो जोर से चीख पड़ी। मैं उसे डराते हुए आगे बढ़ने लगा। वो विषकन्या डरकर दौड़ने लगी। मैं उसे दौड़ाता चला जा रहा था कि ठीक सामने से असली मकड़ी आती दिखाई दी। वो विषकन्या को अपनी ओर दौड़ते आता देखकर डरकर ठिठक गई। विषकन्या जाकर उससे टकरा गई, जिससे मकड़ी में विषकन्या का जहर फैल गया और वो तड़पने लगी और घबरा कर विषकन्या को डंक मार दिया। विषकन्या तो खुद विष से भरी हुई थी, पर डर की वजह से मकड़ी का जहर उस पर भारी पड़ने लगा। विषकन्या भी तड़पने लगी। दोनों की मरते ही उनमें से एक रोशनी निकली। मैं भी अपने इंसानी रूप में आ गया। मैं डर गया क्योंकि दोनों के दोनों मर गए। इस लेवल में किसे किससे बचाना था ये समझ में नहीं आया। मुझे लगा मैं हार गया, पर तभी उस निकलती हुई रोशनी से आवाज आई कि दोनों ही एक दूसरे से डरते थे और दोनों ही तुम्हारे दुश्मन थे। अगर इनमें से कोई भी बच जाता तो तुम नहीं बचते, इसलिए तुम ये लेवल पार कर गए हो। उसी समय रोशनी से एक पहेली प्रकट हुई। गोवर्धन खड़ा मैदान में, बड़ा है उसका गर्भ, लगी आग अब गर्भ में, क्या करेंगे अब?
चारों तरफ है सुख के साधन, पर हिले ना वो जगह से। जो गोवर्धन को जगह से हिलाए, अगला लेवल वो पार कर जाए। मैं भी उसी रोशनी के साथ वहां से गायब हो गया। बस पहेली को समझने की कोशिश कर रहा था कि सामने एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव बड़ा ही खुशहाल और रौनक से भरा हुआ था। लोग यहाँ वहां हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। बाजार हो या दुकान, खेत हो या वन, सभी बड़े सुंदर थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये गोवर्धन क्या है। अब बहुत से लोग पर्वत को गोवर्धन बोलते हैं, कोई कृष्ण को गोवर्धन बोलते हैं, कुछ लोगों का नाम गोवर्धन होता है। गर्भ में आग का मतलब ज्वालामुखी हो सकता है। ज्वालामुखी तो पर्वत के भीतर होता है, पर उसे क्यों हिलाना है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मैंने देखा कि 4 लोग चौराहे पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। मैं उनके पास जा ही रहा था कि मुझसे पहले एक व्यक्ति वहां पहुंचा। पहुंचते ही उसने सिर्फ ये पूछा कि सुनिए, क्या आप बता सकते हैं कि गोवर्धन? वो आगे बोलता कि चारों ने अलग अलग दिशा में हाथ दिखाया। वो व्यक्ति कुछ सोचते हुए एक रास्ता पकड़कर निकल गया। ये मुझसे पहले पहुंचने वाला व्यक्ति था। इसका मतलब ये है कि अभी भी लोग गेम खेल रहे हैं। पर यह था कि मैंने भले ही गेम में चीटिंग किया था, पर कुछ लोग थे जो गेम के ऐसे धुरंधर थे जो कि ईमानदारी से खेलकर यहाँ तक पहुंचे थे। मैंने भी अपने कदम आगे बढ़ाए और उन लोगों से प्रश्न थोड़ा सा बदल कर पूछा, ये गोवर्धन कौन है? एक ने कहा वो हमारे गांव का ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरे ने कहा गोवर्धन जो हमारे गांव के मंदिर में बैठे हैं। तीसरे ने कहा वो हमारे गांव में सबसे मेहनती और ईमानदार आदमी है। चौथे ने हंसते हुए कहा हमारे यहाँ सबसे आलसी और मोटी बुद्धि का आदमी है, जिसे ताना मारने के लिए गोवर्धन कहकर बुलाते हैं, पर उसका नाम दिलीप है। मुझे पहेली थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई थी। जैसे कि गोवर्धन को हिलाना है, पर पर्वत को जगह से हिला नहीं सकते, और मंदिर से गोवर्धन को हिलाने की जरूरत नहीं। मेहनती आदमी को जगह से हिलाने की जरूरत नहीं, पर मोटी बुद्धि और आलसी व्यक्ति को हिलाना काफी मुश्किल होता है। अर्थात जिस गोवर्धन को जगह से हिलाना है वो चौथे आदमी द्वारा बताया गया गोवर्धन है। मैंने कहा कहाँ मिलेगा ये गोवर्धन? चारों ने अलग अलग दिशा में हाथ दिखाए। मैं उसी दिशा में बढ़ा जो दिशा चौथे आदमी ने दिखाई थी। मैं उसी रास्ते से होकर चला जा रहा था। रास्ते के दोनों ओर मकान ही मकान थे, पर ये गोवर्धन मिले कहाँ? लोग यहाँ से वहां आ जा रहे थे और सभी की एक खासियत थी। सभी बड़े मोटे ताजे थे, सभी के तोंद बाहर निकले हुए थे, सभी के सभी यहाँ वहां धीरे धीरे चल रहे थे, पर मोटे होने के साथ साथ सभी आलसी दिख रहे थे। मुझे एक व्यक्ति ऐसा दिखा जो बैठा हुआ कुछ खा रहा था। मैं उसके पास गया तो देखा कि वो सिर्फ सूखी रोटी चबा रहा है। मैंने देखा उसकी थाली में सिर्फ रोटी है और सब्जी खत्म हो गई है, परंतु सामने पड़े कटोरे में सब्जी है। मैं समझ गया कि ये इतना बड़ा आलसी है कि सब्जी स्वयं लेकर नहीं खा सकता। यही असली गोवर्धन है। मैंने उसे कहा क्या तुम ही गोवर्धन हो? उसने घूर के मेरी ओर देखा और कहा मेरे जितना फुर्तीला और मेहनती पूरे गांव में नहीं है। मेरा नाम सोनू है। यहाँ पर गोवर्धन कोई नहीं है। यहाँ किसी का नाम गोवर्धन नहीं है। मैंने कहा सोनू तुम तो बड़े तेज और फुर्तीले हो। झट से जवाब दे दिया। अच्छा ये बताओ कि यहाँ के लोग किसे गोवर्धन कहते हैं जो बहुत आलसी है और उसका नाम दिलीप है? सोनू ने हंसते हुए कहा उससे क्या काम है आपको? वो तो बहुत आलसी है। सामने बगीचे में बैठा हुआ है, सामने बागीचे में बैठा हुआ है, आम के पेड़ के नीचे पूरा दिन और पूरी रात वहीं बैठा रहता है। लोग कहते हैं कि वो बहुत ही शांत और ज्ञानी व्यक्ति है। उसका नाम दिलीप है, पर लोग प्यार से उसे गोवर्धन कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। ये कहते हुए मैं उस बागीचे की ओर चला गया। मैंने देखा सामने ही एक युवक भारी भरकम तोंद लिए बैठा हुआ है। वो आंखों की एक पलक उठाए यहाँ वहां देख रहा था, फिर उसे बंद करता और दूसरी पलक उठाता और यहाँ वहां देखता। मैंने उसे नमस्कार किया और पूछा आप बारी बारी से आंखों की पलक खोल क्यों रहे हैं? आप एक साथ दोनों आंखें क्यों नहीं खोल लेते? उसने कहा जब एक आंख से काम चलता है तो दूसरे आंख को कष्ट क्यों देना? मैंने देखा कि उसके पैर पर मच्छर काट रहा है, पर वो हाथ से खुजाने की बजाय जमीन पर पैर रगड़ने लगा। मैं समझ गया कि इससे बड़ा आलसी और कोई नहीं है। यही है असली गोवर्धन। अब मेरा काम था कि उन्हें वहां से हटाकर कहीं और भेजूं, पर कहां भेजूं ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने उससे पूछा तुम्हारा घर कहाँ है? उसने कहा यही तो है मेरा घर।
मैंने कहा, सोते कहाँ हो? इसी कुर्सी पर। भूख लगती है तो क्या करते हो? उसने कहा, कोई ना कोई मुंह में दूध डाल देता है। मैंने कहा, सिर्फ दूध क्यों? उसने कहा, दूध को चबाना नहीं पड़ता ना, इसलिए सिर्फ दूध पीता हूं। मैंने कहा, फिर शौच जाते हो या वो भी कोई दूसरा करके आता है तुम्हारे बदले? उसने कहा, पता नहीं क्यों, पर कभी शौच नहीं लगी। मैंने मन में ही कहा, हाँ, गेम में शौच क्यों लगने लगी भला? मैंने तरकीबें लगाना शुरू किया। मैंने एक सुंदर सी कुर्सी उसके सामने रखी और कहा, इस कुर्सी पर बैठो। उसने मना कर दिया। मैंने बहुत सी तरकीब लगाई, पर उसे हिला नहीं पाया। मैंने देखा कि मेरी हर कोशिश पर मेरा एक पॉइंट कम हो रहा है। मैंने तुरंत ही एक सुंदर सी लड़की का रूप धारण किया। सुंदरी के रूप में जब मैं उसके सामने आया तो वो मुझ पर मोहित हो गया। मैंने उसे अपनी नजरों से घायल करते हुए उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। वो इशारा देखते ही झट से खड़ा हो गया और मेरे पीछे चलने लगा। उसके भीतर यानी उसके मन के गर्भ में जो आग लगी थी वो तिलमिला उठी। वो अपनी जगह से हिल चुका था। मेरे पीछे पीछे वो घूमने लगा। तभी मैं उसे चकमा देकर अपने असली रूप में आ गया। वो मुझे ढूंढ ही रहा था। तभी मैं भागकर उसकी जगह पर पहुंचा और कुर्सी पर एक पहेली लिखी हुई थी। रहती हूं मैं गहरे समुद्र में, दूध जैसी सफेद हूं। नसीब वालों को मिलती हूं, धनवान उसे बनाती हूं। मुझ में है एक अनोखी शक्ति, जहर को उतारती हूं। जल परी की छाया में रहकर उसकी शोभा बढ़ाती हूं। जल परी को तुम हराओ, उसके पास से मुझे तुम लाओ। लोगों की तुम जान बचाओ। समय रहते इन्हें बचाना, वरना इसमें ही रह जाना। अब इस पहेली का अर्थ जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम और सब्सक्राइब कीजिए टाइम मशीन को।